हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन क्लास में। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं इंटरमीडिएट फिजिक्स की फर्स्ट यूनिट दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसके अंतर्गत पहला चैप्टर कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। हमने कल आप लोगों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से एक क्लास प्रदान की थी, लेकिन स्टूडेंट्स का ये कहना था कि जो स्ट्रीमिंग हुई उसमें नेटवर्किंग की स्पीड स्लो होने की वजह से वो स्ट्रीमिंग की वीडियो क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी। इस वजह से हम आज आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से उस चैप्टर को पुनः लेकर आए हुए हैं, दैट इज़ कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है, इसके लिए हमें अब से कुल 2500 वर्ष पहले जाना होगा। एक यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक, मैथमेटिशियन, साइंटिस्ट थे जिनका नाम है थेल्स। आपने अवश्य इनका नाम सुना होगा। इन्होंने आज से करीब 2500 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट्स किया था। हम बात करें 2500 वर्ष पूर्व, इन्होंने यूनान में एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने एक अंबर नामक पदार्थ लिया। आप जानते हैं अंबर एक विशेष प्रकार का गोंद होता है जो विशेष प्रकार के वृक्ष से पाया जाता है। ये उसका जीवाश्म रेजिन होता है और ये आजकल माणिक्यों में और जेम स्टोन्स में प्रयुक्त होता है। इसकी विशेषता ये थी, उन्होंने इसके साथ जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें ये सामने आया कि जब अंबर के पदार्थ से ऊन को रगड़ा, ठीक है, जब अंबर पदार्थ से ऊन को रगड़ते हैं, किसे, अंबर, इसको उन्होंने फ्रिक्शन कराया वूल से, तो उन्होंने क्या पाया कि उसमें हल्की छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर धीरे धीरे क्रमिक रूप से हम पहुंचे 1600 में, यानी कि तो उसके प्रारंभ में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे प्रोफेसर गिलबर्ट। उनका क्या नाम था, गिलबर्ट, ठीक है। वैसे ही उन्होंने तमाम ऐसे जैसे कांच, आबनूस, गंधक, इस प्रकार की वस्तुओं को लेकर के अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उस आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि उसमें भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का गुण आ जाता है। तो उनके जो दो एक्सपेरिमेंट हैं वो काफ़ी फेमस हैं। उन्होंने क्या किया, आबनूस की छड़ को, आबनूस एक प्रकार की कास्ट है, लकड़ी है, ये ठोस लकड़ी है, काले रंग की होती है और एक विशेष प्रकार के वृक्ष से पाई जाती है। ये आपका जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें भी ये बड़े पैमाने पर ये लकड़ी मिलती है। ये आबनूस, इसकी छड़ को बिल्ली की खाल से, ठीक है, आबनूस की छड़ को इन्होंने बिल्ली की खाल से रगड़ा तथा कांच की छड़ को, कांच की छड़ को इन्होंने क्या किया, रेशम यानी सिल्क से रगड़ा। तो इन्होंने क्या पाया कि दोनों प्रकार की छड़ों को जब क्रमशः कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ें और आबनूस की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो क्या होता है, वो दोनों हल्की वस्तुओं को यानी कागज के छोटे छोटे तिनकों, तो वो उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो इस प्रकार इसके गुणों को इन्होंने डिफाइन किया। एक बात और है कि जब कांच की छड़ को उन्होंने रेशम से रगड़ा था तो एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ था, मतलब जो गुण था वो दूसरी प्रकार के था। कहने का मतलब ये है, जब कांच की छड़ को उन्होंने रेशम से रगड़ा और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा और दोनों छड़ों को क्रमानुसार एक दूसरे के समीप लेकर के जब गए तो वो दोनों छड़ें एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो गई। तो प्रोफेसर गिलबर्ट के प्रयोग में कांच की छड़ को जब रेशम से रगड़ा गया तो उसमें एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ। उस आवेश को धन आवेश का नाम दिया गया। कौन से आवेश का नाम दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। और आबनूस की छड़ को
जब बिल्ली की खाल से रगड़ा गया, ठीक है, ये कांच की छड़ में आवेश आ गया था जब रेशम से रगड़े थे, तो कांच में जो आया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जो आबनूस की जो छड़ थी वो उसमें कौन सा आ गया, ऋण आवेश आ गया। इज दैट क्लियर? इन दोनों आवेशों का जो नामकरण है वो अमेरिकन साइंटिस्ट प्रोफेसर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। ठीक है, तो दो प्रकार के आवेश हैं, एक तो धनावेश, दूसरा ऋणावेश। और आप ये भी प्रयोगों द्वारा निष्कर्ष के रूप में आप जानते हैं कि जब समान आवेशों को एक दूसरे के समीप ले जाते हैं तो वो प्रतिकर्षित करते हैं, रिपल्स करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। यानी कि अगर कांच की छड़ को रेशम से रगड़, दो कांच की छड़ों को रेशम से रगड़ करके दोनों को करीब लेकर के जाया गया तो वो क्या हुई, एक दूसरे से दूर धकेली। यानी दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय यानी अलग अलग प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है। तो ये कुल मिलाकर के वैद्युत चार्ज का इतिहास था। अगर हम एक शब्द में वैद्युत आवेश की डेफिनेशन की बात करें तो वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युतमय हो जाए, यानी जब उसने आवेश ग्रहण कर लिया ना तो उसको हम कहते हैं कि वो पदार्थ वैद्युतमय हो गया, इलेक्ट्रीफाई हो गया। तो इस प्रकार किसी भी पदार्थ के वैद्युतमय हो जाने को ही हम कहेंगे कि उस पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया है। इज दैट क्लियर? आवेश की जो यूनिट होती है वो स्टैंडर्ड एमकेएसए प्रणाली में स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है कूलाम। कूलाम जो है वो एक साइंटिस्ट के नाम पर है, ये फ्रांसीसी साइंटिस्ट रहे हैं। इन्होंने ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो नियम प्रस्तुत किया है, हम अभी बात कर रहे थे ना कि ये दोनों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल पर कार्य करते हैं, इनके मध्य में आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। तो समान आवेशों में जो प्रतिकर्षण लगता है तो कितना लगता है, किस नियम के अनुसार लगता है, इसकी व्याख्या की है प्रोफेसर कूलाम ने। ठीक है, तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण हम एक बार लिखे दे रहे हैं, आप इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार आपने चार्जेस के बारे में जाना। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की, यानी कि किस प्रकार से आवेशों का आदान प्रदान होता है। देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा पदार्थ है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और जो परमाणु की जो आधुनिक संरचना है उसके बारे में आप परिचित हैं कि परमाणु जो होता है वो भीतर से अधिकांश रूप से खोखला होता है और इसके बीचों बीच में न्यूक्लियस यानी नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन वैद्युत उदासीन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। एक बात और, नॉर्मल अवस्था में कोई भी परमाणु वैद्युत उदासीन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो चार्जेस होते हैं ना उसका इक्विलिब्रियम होता है, यानी वो संतुलन की अवस्था में होते हैं। अर्थात किसी भी तत्व के परमाणु में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या दोनों क्या होती है, बराबर होती है। तो आवेश फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाएंगे? देखिए, जो इसकी आउटर मोस्ट सरफेस होती है या जो ऑर्बिट होती है, आप जानते हैं उसकी इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होती है वो परमाणु के नाभिक से कम आकर्षण बल के द्वारा बंधी होती है, क्योंकि दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल घटेगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नाभिक के बीच में आकर्षण बल कार्य करता है।
और जो अंतिम जो सबसे बाहरी कक्षा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल है वो कम रहता है, इसलिए इन्हें आसानी से अलग किया जा सकता है। तो जब हम किसी पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसको रगड़ने में हम लोग कौन सी एनर्जी व्यय करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, यानी यांत्रिक ऊर्जा। हम जो कार्य करते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा के रूप में व्यय होता है, ठीक है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी आप जानते हैं रगड़ने पर क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी जब हम उस पर कार्य करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर क्लास में जरूर पढ़ा होगा कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। और साथ में भी जाना था कि कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज हैं वो भी इसी पर से आधारित हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में, और वो थर्मल एनर्जी उस परमाणु को जब मिलती है तो उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी पा करके वहां से एमिट होते हैं। एमिट होना यानी निकलना, वहां से निकलते हैं। और ये यहाँ से निकल करके, सपोज दैट ये यहाँ से निकलेगा तो वो उसी पदार्थ के किसी दूसरे परमाणु को जाएगा, उसमें पहुंचेगा, या फिर वो उस पदार्थ के उस तत्व के पदार्थ से ही निकल आएगा। तो इस स्थिति में अगर किसी तत्व के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इसका मतलब है उसमें से ऋणावेश की कमी हो गई, यानी ये जो परमाणु है ये क्या हो गया? धनावेशित हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जिस तत्व के परमाणु में या उसी जिस भी परमाणु उसी तत्व के ही परमाणु में जहां पहुंचेगा वो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इस कारण वो परमाणु ऋणावेशित हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बिल्कुल यही प्रोसेस हुई थी गिलबर्ट के एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा था। तो जाहिर सी बात है जब कांच की छड़ को सिल्क के किसी कपड़े से या किसी वस्तु से उन्होंने घर्षण कराया होगा तो क्या हुआ होगा? कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके किसमें पहुंच गए होंगे? किसमें पहुंच गए? रेशम में। तो कांच की छड़ में इलेक्ट्रॉनों की हो गई कमी, इसलिए जो हमारी कांच की जो छड़ थी वो कैसी हो गई? पॉजिटिव चार्ज हो गई। और जो सिल्क हो गया वो कैसा हो गया? नेगेटिव चार्ज वाला हो गया। आई बात समझ में? दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया था? दूसरा एक्सपेरिमेंट था आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा था, ठीक है। तो जब आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा होगा तो उसमें दूसरे प्रकार का आवेश उत्पन्न हुआ था। मतलब उसमें क्या हुआ? बिल्ली की खाल से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आबनूस की छड़ में आ गए। तो वो तो बिल्ली की खाल तो धनावेशित हो गई, लेकिन जो आबनूस की छड़ कैसी हो गई? नेगेटिव चार्ज लिए हुए हो गई। और जब इन दोनों छड़ों को एक दूसरे के समीप लेकर के आते हैं तो क्या होता है? वो आकर्षित करते हैं। इसीलिए समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण होता है और विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। इसी आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की व्याख्या की थी किन्होंने? कूलाम ने। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, वो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो क्या है? आवेश संरक्षण का। जिस प्रकार आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, ऊर्जा संरक्षण तो आप सभी जानते होंगे ना, ऊर्जा संरक्षण सेम एज। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका रूपांतरण एक रूप से दूसरे रूप में हो सकता है। अर्थात ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा क्या होगी? नियत रहती, ठीक है। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत था। अब आवेश संरक्षण की यदि हम बात करें तो बिल्कुल सेम है। देखिए आवेश को हम क्या है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलेगा आपको न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसमें दो टाइप की आप अभिक्रियाएं पढ़ोगे। एक होता है युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, और दूसरा होता है युग्म विनाश, पेयर एनिहिलेशन। तो युग्म विनाश क्या है? आप जानते हैं नाभिकीय कण एक होता है पॉजिट्रॉन और हमारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करते हैं -1 β0। ये क्या हमारा इलेक्ट्रॉन है।
और एक नाभिकीय कण है जिसको हम कहते हैं पॉजिट्रॉन। ये पहली बार आप शायद नाम सुन रहे होंगे, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिकीय कणों की बहुत लंबी फहरिस्त है। आप बहुत सारे कणों को आप जानेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा और उस फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़ेंगे ही। इलेक्ट्रॉन जो है और एक होता है पॉजिट्रॉन, ये कुल मिलाकर के आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। किस प्रकार? ये हमारी एक पेयर एनिहिलेशन अभिक्रिया है, यानी कि युग्म विनाश की अभिक्रिया है। जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ठीक है, दोनों परस्पर अत्यधिक उच्च ऊर्जा से परस्पर जब संलयित होते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, पूर्णतया एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनके नष्ट करने से इनका जो द्रव्यमान क्षय होगा, तो आइंस्टीन की जो थ्योरी है दैट इज E=mc², ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर उतनी ऊर्जा के बराबर दो नए फोटॉन्स उत्पन्न होंगे। फोटॉन, ठीक है, ये भी एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज hν। तो ये दो नए फोटॉन उत्पन्न होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये लास्ट टॉपिक में आपको मिलेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, उसमें ये आप बखूबी समझ जाएंगे। तो ये हम बताना चाह रहे थे आवेश संरक्षण के सिद्धांत को। चलिए अब बात करेंगे हम आवेश का क्वांटीकरण, यानी क्वांटम सिद्धांत। जो क्वांटम प्रकृति है, जो क्वांटम सिद्धांत है, वो यही कहता है कि आवेश को हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, केवल इसे मूल आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जा सकता है, परफेक्ट मल्टीपल के रूप में लिखा जा सकता है। दैट मीन्स मूल आवेश जो हमारा होता है ये है, तो उसे हम E 2 टाइम्स ऑफ E, 3 टाइम्स E, 4 टाइम्स E अप टू एंड सो ऑन के टर्म्स में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करेंगे अब कूलाम के नियम की। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम की। जैसा कि आप जानते हैं आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पाया जाता है। तो इसके लिए फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलाम ने सन 1785 में विभिन्न प्रयोग किए और उस आधार पर उन्होंने अपना नियम प्रस्तुत किया। तो आइए इस नियम को की व्याख्या करते हैं। तो कूलाम ने क्या बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के मध्य, हमने यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल ले लिया है। सपोज दैट एक है हमारा Q1, ठीक है, और दूसरा क्या है Q2, और एक दूसरे से परस्पर स्मॉल r दूरी पर स्थित है। ठीक है, हमने दो चार्ज लिए। कूलाम ने बताया कि किन्हीं भी दो बिंदु आवेश यानी छोटे से छोटे डॉट चार्ज पार्टिकल से लेकर के बड़े से बड़े आवेशित वस्तुओं में, ठीक है, क्या होता है, उनके मध्य जो कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी वो जो बल होगा दोनों आवेश की जो क्वांटिटी होगी उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके प्रोपोर्शन में होगा। ठीक है, तथा यही बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी, ठीक है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर से एक बार स्टेटमेंट लिखना चाहें आप पॉज करके लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इन दोनों नियमों को यदि हम संयुक्त रूप से लिखें तो हो जाएगा F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यहां से यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जोड़ते हैं स्मॉल k। आप जानते हैं प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट जुड़ेगा k, और
Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा है कूलाम का नियम। लेकिन इसी कूलाम्स में यदि हम इस K को, ये K क्या है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और इस नियतांक का जो मान होता है उसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, और ये इक्वल में होता है, इसका जो मान होता है पूरे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹, और वो हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। इज दैट क्लियर? एक बार पुनः इसको सही रूप में लिखेंगे तो वो हमारा मेन फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये फोर्स है इसलिए इसे हम न्यूटन में लिखेंगे। एक चीज और, यहां पर एक अनदर कांस्टेंट आप देख रहे हैं विच इज एप्सिलॉन, या इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। ये व्यक्त करता है निर्वात की वैद्युतशीलता को, परमिएटिबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, परमिएटिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वैक्यूम, और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10⁻⁻12। मात्रक यहां से लिखना चाहें तो इजीली आप लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को यहां पे कर दीजिए। तो यस, एप्सिलॉन नॉट जो हमारा है वो है निर्वात की वैद्युतशीलता। इसकी जो वैल्यू होती है, इसका प्रायोगिक मान होता है नियतांक का, वो है 8.85 × 10⁻12। मात्रक लिखना चाहें इजीली आप यहां से लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट को आप यहां कर दीजिए तो हो जाएगा Q1 Q2 अपान FR स्क्वायर, और बाकी 4 पाई तो रहेगा ही। तो मात्रक हो जाएगा इसका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन ये है ही है, नीचे ही आएगा, तो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आई रिपीट, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम कुछ इस प्रकार है कि किसी भी दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होगा, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को संयुक्त रूप से लिखेंगे तो हमें यह प्राप्त होगा। K एक नियतांक है, इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। टोटल वैल्यू जो इसकी आएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, और जो एप्सिलॉन नॉट है वो हमारा है निर्वात की वैद्युतशीलता, जो कि प्रायोगिक रूप से इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आपको कुछ ना कुछ याद आ रहा होगा, आई होप सो। वो ये है कि इस फार्मूले को देखकर और इसका स्टेटमेंट देखकर आपको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम याद आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेटमेंट है और इसकी जो व्याख्या है, जिस तरीके से इसको डेरिवेट किया गया है, ये बिल्कुल एज इट इज न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आपको याद ही होगा। उनका जो बल है, उनका जो आकर्षण बल है, उनका जो नियम है आकर्षण बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का, वो केवल आकर्षण पर आधारित है, और वो एक दूसरे टाइप का फोर्स है। गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल से डिफर है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये दूसरे टाइप का फोर्स है। इज दैट क्लियर? वैद्युत बल जो होगा वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, लेकिन जो ग्रेविटी होती है वो केवल आकर्षण प्रकृति की होती है। और एक तीसरा भी है न्यूक्लियर फोर्स। 3 प्रकार के बल आप अभी फिलहाल पढ़ेंगे इसमें, ठीक है? तो ये आपका टॉपिक फिलहाल यहाँ पे समाप्त होता है। हम आगे इलेक्ट्रिक डायपोल को पढ़ेंगे, साथ में उसकी अलग अलग पोजीशंस को जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टाइम इसी समय आपके लिए हाजिर होंगे।